हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। पिछले वीडियो में हमने विश्व की जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं भारत की जनगणना के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पूरे विश्व में भारत का प्लेसिंग क्या है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान है चीन का, सबसे आबाद देश है चीन। उसके बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है विश्व में भारत। विश्व में सबसे पहले जनगणना जो हुई थी वो स्वीडन में हुई थी, जबकि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। यानी कि उस समय हमारे यहाँ जो वायसराय थे, जो उनका नाम था लॉर्ड मेयो, और 1872 में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन ये जनगणना संपूर्ण जनगणना नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ हिस्सों को छोड़ दिया गया था भारत में। इसीलिए कहा गया कि भारत की जो पहली संपूर्ण जनगणना, यानी कि जिसमें सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया था, सभी समुदाय को शामिल किया गया था, ऐसी संपूर्ण जनगणना 1881 में 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी भारत में। इसके बाद 1881 के बाद से ही हर 10 वर्ष के अंतराल पे नियमित जनगणना शुरू हो गई थी। भारत की ये जो 2011 की जनगणना है, ये भारत की 15वीं जनगणना कही जाती है, जिसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनगणना का जो काम होता है वो केंद्रीय सरकार करती है, सारा खर्च भारत सरकार उठाती है, और ये काम रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के ऑफिस से संपन्न होता है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन में आता है। तो ये भारत की जनगणना के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। अब देखते हैं भारत में जनसंख्या का वितरण। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। तो जनसंख्या का वितरण का अर्थ है कि भूमि पर, यानी कि धरातल की पर जनसंख्या का किस तरीके से फैलाव है, किस तरीके से विस्तार है, उसी को हम कहते हैं जनसंख्या वितरण। भारत में जनसंख्या वितरण का यहाँ मैप दिखाया गया है, जिससे ये क्लियर होता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण इक्वल नहीं है, समान नहीं है, असमानता पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिस राज्य में हम रहते हैं, और सबसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद से महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो स्टेट है भारत में वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। अब मैप में ये देख के क्लियर होता है कि भारत का जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी राज्य आते हैं या यूनियन टेरिटरीज आती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम है। इसके बाद देखते हैं कि भारत में ये जो असमानता है, कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कहीं जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। एक बार फिर यहाँ चर्चा करते हैं भारत के संदर्भ में। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता जहाँ भी होती है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। हम मैप में अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जल की उपलब्धता की वजह से ही जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के यहाँ पे बहने की वजह से जल की उपलब्धता है, इसी वजह से यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। जबकि वहीं अगर हम राजस्थान वाला क्षेत्र देखें या दक्षिण में जो वृक्ष छाया क्षेत्र है, जहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है, ऐसे क्षेत्रों में जल की उपलब्धता न होने के कारण ही जनसंख्या कम पाई जाती है। दूसरा है भू आकृति, यानी दूसरा जो फिजिकल फैक्टर है वो है रिलीफ फीचर।
लैंडस्केप्स, वहाँ किस तरीके का लैंड है, यानी ऊबड़ खाबड़ भूमि है तो वहाँ लोगों का बसाव कम होगा, क्योंकि लोग हमेशा प्लेन सरफेस में रहना चाहते हैं, क्योंकि प्लेन सरफेस पे मकान बनाना या खेती करना या जो भी अवस्थापनात्मक तत्व हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी अच्छे से डेवलप हो सकते हैं, सारी सुविधाएं अवेलेबल हो सकती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या का बसाव कम है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है, इधर जो तटीय मैदान है, इन मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि जनसंख्या लोग हमेशा प्लेन सरफेस पे रहना चाहते हैं। जहाँ भी ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है या पर्वतीय क्षेत्र ढालू भूमि होती है वहाँ लोग रहना कम पसंद करते हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में कम जनसंख्या और मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरा हम देखते हैं जलवायु। जलवायु में भी जहाँ भी समकारी जलवायु होगा वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाएगी, जबकि जहाँ भी कठोर जलवायु होगा, जैसे हमारे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में कठोर जलवायु बहुत ठंडी पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ लोग रहना कम पसंद करते हैं, जबकि एक समकारी जलवायु यानी कि न बहुत ज़्यादा गर्मी हो न बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ऐसी जलवायु में, ऐसे क्लाइमेट में लोग रहना पसंद करते हैं। इसलिए ऐसे क्लाइमेट में लोगों का बसाव ज़्यादा होता है, जबकि जहाँ भी क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो, जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से लोग कम रहना पसंद करते हैं, इसलिए लोगों का बसाव कम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त देखते हैं मिट्टी। जहाँ भी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में, पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी पाए जाने के कारण ही जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि राजस्थान में बलुआ मिट्टी, रेतीली मिट्टी पाए जाने की वजह से यहाँ पे जनसंख्या का बसाव कम है, क्योंकि जहाँ उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ खेती अच्छे से की जा सकती है और कृषि के विकास की वजह से भारत जैसा जो देश है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि पे डिपेंडेंट हैं, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे अच्छी मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ लोग ज़्यादा बसेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं आर्थिक कारक। ऐसे कारक जो हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जैसे खनिज, जहाँ भी खनन की क्रिया होती है, जैसे जो दक्कन, ये जो हमारा छोटा नागपुर पठार है, उन क्षेत्रों में चूँकि पहले आदिवासी जनजातियों का क्षेत्र था, जिसकी वजह से वहाँ पे जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम था, लेकिन हाल के वर्षों में वहाँ खनन का प्रोसेस शुरू होने की वजह से ही लोगों का वहाँ बसाव शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ खनन की वजह से वहाँ रोज़गार की संभावनाएं बढ़ गईं और संभावनाएं बढ़ने की वजह से ही लोग वहाँ अट्रैक्ट हुए, प्रवास हुआ, माइग्रेट किए और वहाँ पे जनसंख्या धीरे धीरे अब बढ़ रही है। दूसरा है औद्योगिकरण। उसी छोटा नागपुर पठार में उद्योगों का बसाव, चूँकि खनन होता है, आसपास खदानें पाई जाती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हो रहा है। उद्योगों के विकास की वजह से ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या आकर्षित होती है, रोजगार की अधिक संभावनाओं की वजह से। इसके अलावा हम देखते हैं नगरीकरण। भारत में जितने भी नगर हैं वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई, चाहे कोलकाता, चाहे चेन्नई, चाहे बेंगलोर, कोई भी ऐसा शहर जो भारत में है वहाँ पे अच्छी सुविधाओं के कारण जनसंख्या ज़्यादा आकर्षित होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम सामाजिक आर्थिक कारकों को देख सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जहाँ भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं, जैसे लोग आगरा, मथुरा या मदुरई जैसे जो नगर हैं, ऐसे क्षेत्रों में बसना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के केंद्र भी हैं। टूरिज़्म की दृष्टि से ये बहुत ही रिच प्लेस हैं, इसलिए कई लोग अपनी जो धार्मिक आस्था है उस आस्था की वजह से लोग यहाँ ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक अशांति, जहाँ भी शांत क्षेत्र होगा वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। उत्तर का जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उत्तर में, वो क्षेत्र हमेशा ही टेररिस्ट अटैक वाला संभावना वाला क्षेत्र है। इस वजह से लोग जम्मू कश्मीर में या जो
सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में लोग कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जनरली अशांत क्षेत्र होते हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बसाव कम पाया जाता है। उसके अलावा सरकारी नीतियाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी एक नगर में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ के संसाधनों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। इस दबाव को कम करने के लिए उस नगर के चारों तरफ सैटेलाइट टाउन्स विकसित किए जाते हैं, और यही सैटेलाइट टाउन्स जो होते हैं वो सरकारी नीतियों के अंतर्गत जनसंख्या के फैलाव रखते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारे कारक हैं जो हमारे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे हम जनसंख्या घनत्व का ये फॉर्मूला देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो पहले की वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा की थी। इसके बाद भारत में जनसंख्या घनत्व की चर्चा करते हैं। तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम देखें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1100 लोग रहते हैं। इसी तरीके से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे केवल 17 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। इसके बाद देखते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है दिल्ली, जहाँ पे पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 11,297 लोग रहते हैं। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे केवल 46 व्यक्ति रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व में स्थानिक भिन्नता कैसी है, क्षेत्रीय भिन्नता किस तरीके से है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। हम देखते हैं कि उत्तर भारत का जो मैदानी राज्य है, यानी कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, वहाँ पे उच्चतर घनत्व पाया जाता है। कारण क्या है कि वहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है। उसके अलावा समतल भूमि है, वहाँ पे मैदानी क्षेत्र है जहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त गंगा यमुना नदियों का जो जल क्षेत्र है, सहायक नदियाँ पाई जाती हैं। गंगा यमुना की जो मुख्य नदियाँ हैं उनकी वजह से जल की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी यहाँ पे पाई जाती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट पाई जाती है, यानी ऐसी जलवायु जिसमें हम गर्मी सर्दी हर चीज़ को फील करते हैं, यानी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी वाला मौसम होता है, बल्कि हम दोनों ही मौसमों का आनंद ले सकते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्र में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी वजह से जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे लोगों का वितरण अधिक पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं भारत में केरल और तमिलनाडु में उच्चतर जनघनत्व पाया जाता है। बाकी के जो क्षेत्र हैं दक्षिण भारत का, उसमें बहुत कम जनघनत्व पाया जाता है। उसका कारण ये है कि दक्षिण भारत में मोस्टली पठारी क्षेत्र पाया जाता है, प्लेटो रीजन पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है। इसके अतिरिक्त वहाँ मौसमी नदियाँ पाई जाती हैं जो केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं, बाकी ऋतु में शुष्क रहती हैं, इसलिए वहाँ पानी की कमी यानी जल की उपलब्धता प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त उपजाऊ मिट्टी नहीं पाई जाती है, बहुत कम उपजाऊ होती है पठारी क्षेत्र की मिट्टियाँ, जिसकी वजह से वहाँ पे हर तरह की फसल उगाना संभव नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त चूँकि ये क्षेत्र कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में स्थित है, भूमध्य रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में स्थित है, जिसकी वजह से ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट फील करता है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ऐसे गर्म क्षेत्र में, गर्म और आर्द्र क्षेत्र में, उमस वाले क्षेत्र में लोग रहना कम पसंद करते हैं। इसलिए दक्षिण का जो भाग है केरल और तमिलनाडु को छोड़ के वो कम जनघनत्व फेस करता है।
अब हम देखते हैं कि तमिलनाडु में अधिक जनघनत्व पाया जाता है। उसका कारण क्या है कि तमिलनाडु में चेन्नई जैसे शहर, मदुरई, कोयम्बटूर, नेवेली जैसे जो प्राचीन विकसित नगर हैं, ऐसे नगरीय क्षेत्रों के आसपास लोगों का आप्रवास होता है रोजगार के लिए। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी पाई जाती है दक्षिण भारत में, जिसमें लगभग साल भर जल प्रवाहित होता है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ऐसी कावेरी नदी के कारण यहाँ जल की उपलब्धता होती है और उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है। उस कावेरी नदी के जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के कारण, डिपोजिशन के कारण, इसी वजह से तमिलनाडु में जनघनत्व अधिक पाया जाता है। इसके अलावा केरल में जनघनत्व अधिक पाया जाता है। उसका कारण है कि केरल में तटीय समतल भूमि पाई जाती है। इसके अतिरिक्त उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें मसालों की खेती, नारियल है, काजू है, चाय, कॉफ़ी, ये सब की कृषि की जाती है। इसके अलावा केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहली बारिश होती है। भारत का जो मेन लैंड है उसमें केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे भारत में सबसे पहले बारिश होती है और सबसे लास्ट में बारिश यहाँ से ख़त्म होती है, तो इसलिए सबसे अधिक वर्षा ये प्राप्त करता है। उसके अतिरिक्त केरल में 41 छोटी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जल की उपलब्धता पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के बावजूद चूँकि ये समुद्री क्षेत्र के समीप है, इसलिए यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी टेम्परेट रीजन की तरह ही जलवायु यहाँ भी पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। और इसके अलावा कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे जो प्राचीन विकसित नगर हैं, उन नगरों में आप्रवासी इमिग्रेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जहाँ भी भारत में जनसंख्या अधिक है वहाँ क्यों है, कारण हमने देखा। अब इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पे जनघनत्व कम पाया जाता है। कारण ये है कि यहाँ ढालू भूमि है, पर्वतीय क्षेत्र है तो ऑब्वियस सी बात है ऊबड़ खाबड़ भूमि होगी, ढालू सरफेस होगा, और ऐसे ढलवा सतह पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ मकान बनाना, खेती करना, हर चीज़ में कठिनाई होती है। इसके अलावा कम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, बहुत अधिक ठंडी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि जितने हम ऊंचाई पे जाते हैं ठंड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। और यहाँ पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि बर्फ़ पड़ती रहती है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से ये अशांत क्षेत्र है, यहाँ टेररिस्ट का अटैक वाला खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं नगरों का, उद्योगों का विकास भी सही से नहीं हुआ है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत ही कम पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने जनसंख्या घनत्व का जो एक क्षेत्रीय वितरण है उसके बारे में हमने यहाँ देखा। अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए अगर हम सिंपल अर्थमेटिक डेंसिटी निकालें, यानी कि जो डेंसिटी हम अभी तक पढ़ते आए हैं जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, वो पढ़ें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, बल्कि अधिक सार्थक माप के लिए हम जनसंख्या के दो अलग अलग डेंसिटी हैं उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे पहला है कायिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, जिसमें हम टोटल एरिया पे नहीं बल्कि अरेबल लैंड जितना है, यानी जितने भूमि पे हम खेती करते हैं केवल उस भूमि को लेके और उससे हम अगर टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करें तो जो डेंसिटी आती है उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या कायिक घनत्व। इसका फॉर्मूला है कायिक घनत्व इज़ इक्वल टू जनसंख्या बटा निवल कृषिगत क्षेत्र, यानी जनसंख्या को हम जो कृषिगत क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र, ऐसी भूमि जिस पे हम खेती करते हैं, केवल उस क्षेत्रफल से अगर हम जनसंख्या में भाग दें तो वो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहलाता है। इसके अतिरिक्त कृषि घनत्व, जिसमें हम टोटल पॉपुलेशन न लेके हम केवल उस पॉपुलेशन को लेते हैं जो खेती से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, यानी जो भी कृषिगत जनसंख्या है उसको अगर हम अरेबल लैंड से डिवाइड करें तो जो हमारा फिगर आता है वो कृषि घनत्व एग्रीकल्चरल डेंसिटी कहलाता है।
अब ये एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन क्या होती है, तो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन यानी कि जो फार्मर होते हैं और जो एग्रीकल्चरल लेबरर होते हैं, यानी जो कृषक होते हैं, जो खेती करने वाले लोग होते हैं, जो अपनी ज़मीन पे खेती करते हैं, और कृषि मजदूर यानी जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, जो दूसरों की ज़मीन पे मजदूरी करते हैं रुपाई बुआई कटाई के टाइम पे, और उन कृषकों और जो कृषि मजदूर हैं उन पे डिपेंडेंट जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इन सबको अगर हम लेके और उसको हम डिवाइड करते हैं कृषिगत क्षेत्र से, तो वो कहलाता है हमारा कृषि घनत्व। तो ये है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी का टाइप्स हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखते हैं किसे कहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में समय की एक निश्चित अवधि के बीच में लोगों की संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे चेंजेस को ही हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। अब ये जनसंख्या वृद्धि दो तरह की होती है, एक को कहते हैं नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक वृद्धि, जो नेचुरल फिनोमेना यानी कि बर्थ एंड डेथ यानी जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जो वृद्धि होती है, जो परिवर्तन होता है, उसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जबकि दूसरा है इंड्यूस्ड ग्रोथ यानी अभिप्रेरित वृद्धि, जो कि प्रेरित की होने की वजह से, यानी कोई नेचुरल फिनोमेना की वजह से नहीं, बल्कि वो लोगों के प्रेरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने यानी कि प्रवास की वजह से होता है, उसको हम इंड्यूस्ड ग्रोथ कहते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक हैं, पहला है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि की चर्चा करते हैं। तो भारत में जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि है और दशकीय वृद्धि दोनों ही ऊंचे हैं। जैसे वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, यानी हर साल जितनी पिछली जनसंख्या है उसका लगभग 1.5% से भी ज़्यादा लोग भारत की जनसंख्या में ऐड हो जाते हैं। और दशकीय वृद्धि अगर देखें तो हर 10 साल में 17.64% लोग ऐड हो जाते हैं। ये बहुत ही ऊंचा ग्रोथ रेट है। अब भारत की जनसंख्या वृद्धि को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक जनसंख्या की कालिक भिन्नता यानी समय के अनुसार जनसंख्या वृद्धि में क्या उतार चढ़ाव रहा है, और स्थान के अनुसार यानी क्षेत्र के अनुसार किस तरीके से वेरिएशन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम कालिक भिन्नता की चर्चा कर लेते हैं, टेम्पोरल वेरिएशन। तो समय के अनुसार अगर हम जनसंख्या वृद्धि की जो ट्रेंड है भारत में, उसको अगर हम देखें तो 4 स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रावस्था क, जो 1901 से 1921 तक है, जिसको हम स्थिर अवस्था या स्टैग्नेंट स्टेज कहते हैं, जो 1901 से 1921 के बीच में पाई जाती है। अब 1921 यहाँ पे इसलिए लिया गया क्योंकि 1901 से 11 और 21 तक जनसंख्या में बहुत ही थोड़ी बहुत मात्रा में वृद्धि हुई है, और 1921 को हम यहाँ पे एक बॉर्डर इसलिए लिए क्योंकि 1921 में निगेटिव ग्रोथ हुआ है। आगे हम चर्चा करेंगे निगेटिव ग्रोथ क्यों हुआ है। दूसरी प्रावस्था है प्रावस्था ख, 1921 से 1951 के बीच में, जिसको हम स्थिर वृद्धि की प्रावस्था कहते हैं। यानी ये एक ऐसी अवस्था थी जब जनसंख्या में बहुत थोड़ी मात्रा में वृद्धि हो रही थी। जैसे हम देखते हैं 1.4, 1.33, 1.25, तो बहुत ही कम ग्रोथ हुआ है, यानी कि ग्रोथ हुआ लेकिन बहुत धीमी गति से हुआ। तीसरी अवस्था प्रावस्था ग, जो 1951 से 1981 के बीच में, जिसको हम जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं, स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ, बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। जैसे हम देखते हैं 1.25 से 1.96, उसके बाद सीधे 2.22, 2.20, इस तरीके से बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि यहाँ होने लगी, जिसको हम जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जानते हैं। इसके अलावा चौथी प्रावस्था है 1981 से लेकर अब तक की प्रावस्था, जहाँ पे लगातार जनसंख्या वृद्धि का जो दर था उसमें लगातार कमी आने लगी है। जैसे हम देख सकते हैं 2.20 से 2.14 हुआ
फिर घट के 1.95 हुआ, फिर और घटा तो 1.62 हो गया। तो इस तरीके से अब जनसंख्या में लगातार कमी हो रही है, जनसंख्या वृद्धि का जो दर है उसमें लगातार कमी हो रही है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि अभी भी हो रही है, लेकिन उसके दर में धीरे धीरे कमी होती जा रही है। अब इन प्रावस्थाओं को हम डिटेल में देखते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ पे जो ग्रीन लाइन है वो बर्थ रेट को शो करता है और जो रेड लाइन है वो डेथ रेट को शो करता है, और इसके बीच में जो लाइन है स्लैंटिंग लाइन वो हमारा जो नेचुरल ग्रोथ है उसको शो करता है। तो सबसे पहले पहली अवस्था जिसको स्टैग्नेंट स्टेज कहते हैं या रुद्ध या स्थिर अवस्था, यानी कि जिसमें जनसंख्या की जो वृद्धि हुई वो बहुत ही रेयर थी, बहुत ही कम हुई थी। कम इसलिए हुई थी क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे थे, यानी जितने लोग जन्म लेते थे उतने ही लोग लगभग मर भी जाते थे। तो हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं जो जन्म दर थी 1911 में वो लगभग 50 के आसपास थी और मृत्यु दर हमारी 42-43 के आसपास थी। तो ऐसे में जनसंख्या का ग्रोथ हुआ, लेकिन 1921 में आते आते वो ग्रोथ बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर तो निम्न थी, लेकिन 1921 में आके ये ऋणात्मक हो गई, यानी कि निगेटिव चेंज हुआ। अब ये निगेटिव चेंज क्यों हुआ? क्योंकि अब चूँकि यहाँ निगेटिव चेंज हुआ है 1921 में, इसीलिए 1921 का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं द ग्रेट डिवाइड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ईयर को भारत के जनसंख्या की जो कालिक वृद्धि है उसमें किस ईयर को हम द ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं 1921 का जो साल था उसको हम ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो एक ये ग्राफ है उसमें कहीं भी निगेटिव चेंज शो नहीं हुआ है, केवल और केवल 1921 में निगेटिव चेंज शो हुआ है। तो इस तरीके से 1921 को हम देखते हैं द ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे निगेटिव चेंज क्यों हुआ है उसका कारण ये है कि 1920 में स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी फैल गई थी, जिसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या मौत को प्राप्त हुई थी। उसके अलावा अकाल भी पड़ गया था, पानी की कमी हो गई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से बहुत लोगों को भोजन तक नसीब नहीं हुआ। तो इस महामारी और अकाल की वजह से ही बहुत ज़्यादा लोग मर गए, जिसकी वजह से जो हमारी जनसंख्या थी वो निगेटिव हो गई, यानी उसमें परिवर्तन निगेटिव हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत कम थी, और चूँकि बताई कि अकाल की वजह से भोजन की उपलब्धता भी नहीं हो पाई लोगों को, इसके कारण मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो गई। शिक्षा और अन्य जो सुविधाएं थी उनका अभाव था, जिसकी वजह से जन्म दर भी ऊंची थी। तो मृत्यु दर भी ऊंची थी, जन्म दर भी ऊंची थी, इसीलिए जो जनसंख्या की वृद्धि हुई वो बहुत ही कम हुई। इसके अलावा हम प्रावस्था ख को देखते हैं 1921 से 1951, जब जनसंख्या की वृद्धि हो तो रही थी लेकिन बहुत मंद गति से, बहुत धीमी गति से हो रही थी, जिसको हम लोग स्टेडी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी क्या विशेषता है? सेकेंड स्टेज ये है, ग्राफ पे शो किया गया ब्लू लाइन से। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आ रही थी। इसके अतिरिक्त परिवहन और संचार सुविधाओं के कारण जो वितरण प्रणाली थी वो भी सशक्त हुई। शिक्षा की कमी के कारण जन्म दर अभी भी ऊंची थी, यानी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार उचित नहीं हो पाया था, क्योंकि सबसे पहले जो एक प्रायोरिटी दी गई वो स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रचार प्रसार को दी गई थी। तो चूँकि स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार प्रसार होने लगा, जिसकी वजह से मृत्यु दर में कमी आ गई, लेकिन जन्म दर अभी भी ऊंची बनी रही, जिसकी वजह से जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, जो पिछली जो जनसंख्या थी उसकी तुलना में अधिक फील हो रही थी। इसके अलावा 1920 में जो अकाल और महामारी के कारण जो आर्थिक मंदी हुई और दो विश्व युद्ध के बीच की जो ये एक टाइम था जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, ऐसे में ये थोड़ी सी वृद्धि ही बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी, क्योंकि एक चिंता का विषय बन गया था कि इतनी जनसंख्या को भोजन कैसे अवेलेबल कराया जाएगा।
इसीलिए पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, जिससे और उस पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 में शुरू हुई थी, उसमें सबसे पहले कोशिश की गई थी कि जो प्रायोरिटी थी वो कृषि के विस्तार को रखा जाए। अब तीसरी अवस्था आती है प्रावस्था ग 1951 से 1981 की अवस्था, जिसको जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ, बहुत रैपिड रेट से पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा था, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा था। कारण ये था कि मृत्यु दर में तो बहुत तेज़ी से कमी आ गई, लेकिन जन्म दर अभी भी बहुत ऊंची बनी हुई थी, जिसके कारण जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। ये जो वृद्धि थी वो औसतन अभी जो वृद्धि है उसकी अपेक्षा ये डबल थी, 2.2% तक थी ये वृद्धि, जो वार्षिक वृद्धि थी। लेकिन अब चूँकि देश में एकीकृत नियोजन प्रणाली शुरू हो गई थी, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई थीं और कृषि का विकास होने लगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास होने लगा, उसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हुआ, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊंचा हुआ, बढ़ा, जिसकी वजह से जो प्राकृतिक वृद्धि थी वो उच्च बनी रही। यानी कि लोगों को अब भोजन अवेलेबल होने लगा, तो मृत्यु दर तो तेज़ी से कम होने लगा, लेकिन जन्म दर अभी भी कम हो रहा, अभी भी ज़्यादा था, कम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये जो पीरियड था ये जनसंख्या की बहुत तेज़ गति से बढ़ने वाली स्थिति थी। इसके अतिरिक्त यानी नेचुरल ग्रोथ तो हो ही रहा था, साथ में जो इंड्यूस्ड ग्रोथ था, यानी कि जो अभिप्रेरित जो ग्रोथ था, यानी कि प्रवास के कारण जो ग्रोथ हो रहा था वो भी इसमें योगदान दे रहा था। क्योंकि इसी समय 1947 में भारत डिवाइड हुआ, उसके बाद से 1951 में जब भारत अपना नया भारत बनने लगा, तब तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के जो प्रवासी थे वो भारत में आने लगे, जिसकी वजह से जो नेचुरल ग्रोथ था उसमें इंड्यूस्ड ग्रोथ और ऐड होने लगा, और ये उच्च वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान ये प्रवासियों ने किया, जिसकी वजह से इस अवधि में जनसंख्या विस्फोटक दर से बढ़ने लगी। इसके बाद हम चौथी अवस्था को देखते हैं, प्रावस्था घ 1981 से लेकर अब तक की जो प्रावस्था थी, जिसमें लगातार अब कमी हो रही है, जिसको हम घटती वृद्धि की प्रावस्था, स्लोइंग डाउन स्टेज के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो हमारा ग्रोथ है वो अब स्लो डाउन हो रहा है, घट रहा है। ये चौथा स्टेज। ये चूँकि जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंची बनी हुई थी, लेकिन 1981 के से अगर हम कंपैरिजन करें तो 1981 के बाद से ये धीरे धीरे बहुत मंद गति से ये घटने लगी थी। स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रचार प्रसार के कारण मृत्यु दर बहुत तेज़ी से घट रही थी, और स्त्री शिक्षा में सुधार होने लगा। विवाह के समय जो औसत आयु थी लड़कियों की या लड़कों की, वो उसमें वृद्धि की गई, जिसके कारण जन्म दर में बहुत प्रभावी रूप से गिरावट आई थी, और इसी गिरावट की वजह से जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी थी, जिसकी वजह से अब जनसंख्या धीरे धीरे जो वृद्धि दर है वो कम होती जा रही है। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता किस तरीके से पाई जाती है, यानी पूरे भारत में कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां जनसंख्या वृद्धि अधिक पाई जाती है और कौन सा कम। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य केरल है, जहां पे 4.9% डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है, जबकि सबसे अधिक वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय, जहां पे 27.95% ग्रोथ है। भारत में 1901 से 11 के बीच में केवल नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पे निगेटिव ग्रोथ हुआ है, यानी -0.5% ग्रोथ हुआ है। अब अगर हम देखते हैं भारत के मैप को, अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि भारत का जो उत्तरी राज्य है, जो डार्क ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक हुई है दक्षिणी राज्यों के कंपैरिजन में, और केरल में तो बहुत ही कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। अब उसका कारण ये है कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में शिक्षा और साक्षरता का स्तर अच्छा है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी व्यापक रूप से विकसित हैं, उत्तर भारत के कंपैरिजन में दक्षिण भारत में ज़्यादा विकसित हैं। शहरी जनसंख्या भी दक्षिण भारत में पाई जाती है ज़्यादा, उत्तर भारत में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज अधिक पाया जाता है। सामाजिक आर्थिक जो विकास है वो अधिक
होने की वजह से जो दक्षिण भारत की जनसंख्या है वो पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक है और समझदार है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम है, जबकि उत्तर भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ अधिक पाया जाता है। अब देखते हैं भारत में किशोर और युवा जनसंख्या के लिए क्या प्रोविज़न किया गया था, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि में ये जो एक स्टेज है यानी कि किशोर और युवा अवस्था, वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इसलिए यहाँ इसको हम पढ़ना ज़्यादा सार्थक है इस टॉपिक को। तो सबसे पहले देखते हैं किशोर जनसंख्या किसे कहते हैं और युवा जनसंख्या किसे कहते हैं। तो किशोर जनसंख्या जो 10 से 19 साल के बीच के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनको हम किशोर कहते हैं, किशोर जनसंख्या, और 15 से 59 ईयर्स तक के बीच के जो लोग हैं उनको युवा जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। भारत में किशोर जनसंख्या एडोलिसेंट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि में चूँकि किशोरों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो हमारे भारत है उसमें 20.9% जनसंख्या किशोरों की ही पाई जाती है, जिसमें किशोर यानी कि 10 से 19 यानी जो टीनेजर्स हम जिसको कह सकते हैं, जिसमें 52.7% लड़के और 47.3% लड़कियां पाई जाती हैं। अब इसको जनसंख्या वृद्धि में एक महत्वपूर्ण स्टेज इसलिए कहा गया है क्योंकि किशोर जनसंख्या एक ऐसी जनसंख्या है जिसमें पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है, क्योंकि ये जो वर्ग है ये बहुत अधिक संभावनाओं से युक्त जनसंख्या है, जिसको अगर हम पॉजिटिवली मोल्ड करें तो बहुत ही देश के बहुत विकास के शीर्ष पर ले जा सकता है, और अगर इसको उचित मार्गदर्शन न मिले तो खतरा भी बन सकता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो इसी वर्ग को चुनते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, टेररिस्ट की ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि ये स्टेज ऐसा होता है जब हमारा मन बहुत कोमल होता है और हम उसको जिस तरीके से ढालेंगे वो उस तरीके से ढल जाएगा। तो अगर हम उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं तो वो बहुत ही सार्थक होगा देश के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, और अगर हम उसको निगेटिव चीज़ें भरते हैं तो उसी अनुसार वो उसको एडॉप्ट कर लेता है ये स्टेज, और जो बच्चे हैं वो आगे चल के देश के लिए खतरा भी बन जाते हैं। इसलिए ऐसे जो स्टेज है उसको बहुत अधिक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। अब ये जो जनसंख्या की किशोर अवस्था है उसकी चुनौतियाँ क्या है, क्या चैलेंजेस हैं। जनरली भारत में जो किशोर जनसंख्या है उसकी कई सारी चुनौतियाँ हैं, जैसे कि विवाह की निम्न आयु। ऐसे किशोर जनसंख्या यानी कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में 19 साल से पहले 16, 17, 18 साल में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से इनको उचित विकास का अवसर नहीं मिल पाता है ताकि ये भारत के लिए या अपने देश के लिए संसाधन साबित हो सकें। दूसरा है निरक्षरता, खास करके स्त्री निरक्षरता, फीमेल इलिटरेसी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली लड़कियों को कम पढ़ाने लिखाने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है ये तो पराया धन है तो इनको पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, तो इसलिए लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता है। ये भी एक हिडन फैक्टर है। तीसरा है स्कूल ड्रॉप आउट। कई सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, वो उनको स्कूल छोड़ना पड़ जाता है, जिसकी वजह से इनका जो संभावनाएं हैं एक इसमें पॉजिटिव ग्रोथ की वो नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों की लो इनटेक, यानी कि बहुत कम पोषक तत्व ऐसे स्टेज में मिल पाता है बच्चों को, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्रों में। और हम जानते हैं भारत में मोस्ट ऑफ द 2/3 पॉपुलेशन गाँवों में ही रहती है, तो ऐसे में ये सारी समस्याएं बहुत विकराल रूप ले लेती हैं भारत जैसे देश के लिए। अब चूँकि इस अवस्था में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, इसलिए जो लड़कियां हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं, जब डिलीवरी उनकी होती है, तो उनका जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी मरने की उनकी दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अतिरिक्त HIV एड्स की संक्रमण की संभावनाएं इस एज में ज़्यादा होती है, क्योंकि इस एज में इन सब चीज़ों की नॉलेज कम होती है।
शारीरिक और मानसिक मंदता यानी कि इस कोमल से दिमाग पे जब बहुत ज़्यादा या जो एक कोमल शरीर होता है जब उस पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जाएगा तो ये शारीरिक और मानसिक मंदता यानी कि जो डिसेबिलिटी है फिज़िकल और मेंटल उसका रूप ले लेती है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे इस टीनेजर में ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्रग्स लेते हैं, जो अल्कोहल यूज़ करते हैं यानी कि शराब पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारे अपराध भी करते हैं, जैसे चोरी है, डकैती है, मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये सब काम भी करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चुनौतियां हैं जो किशोर जनसंख्या की चुनौतियां हैं। तो इस जो किशोर जनसंख्या है उनको इन सब चुनौतियों को दूर करके उनको पॉजिटिवली चेंज करना है, उनको ट्रेंड करना है कि किस तरीके से वो आगे इन फ्यूचर पॉजिटिव रिस्पांस कर सकें। तो ये सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो किशोर है और युवा हैं यानी कि युवा जनसंख्या है उसको सही मार्गदर्शन मिल सके, उनके गुणों का बेहतर ढंग से विकास हो सके, उसके लिए फरवरी 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की यानी नेशनल यूथ पॉलिसी आरंभ की और 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति बनाई यानी कि जो भी टीनेजर्स हैं उनका या जो भी युवा वर्ग है उनका उनके अंदर जो भी टैलेंट है उसका विकास किया जाए, उसको प्रशिक्षित किया जाए। उसके लिए कई सारे केंद्रों की भी स्थापना की गई। अब ये देखा गया कि राष्ट्रीय युवा नीति में जो 15 से 29 ईयर्स तक के लोग हैं उन्हीं को हम युवा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा नीति के लाभार्थी कौन होंगे, तो लाभार्थी जो भी 15 से 29 साल के बीच के लोग होंगे वो इसके लाभार्थी होंगे। अब इस नीति का यानी राष्ट्रीय युवा नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था कि देश के युवाओं की पूरी क्षमता का विकास करना, उपयोग करना, ताकि वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें और उनकी क्षमता के द्वारा हम भारत को पूरे विश्व में एक अच्छा स्थान, एक शीर्ष स्थान दिला सकें इन युवाओं के बल पे। यही राष्ट्रीय युवा नीति का एक मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस नीति में भली भांति परिभाषित 5 उद्देश्य हैं और 11 प्रायोरिटी वाली जो क्षेत्र हैं, एरिया है, उनको चिन्हित किया गया, पहचाना गया है। अब ये 11 एरियाज़ कौन कौन से हैं तो हम देख सकते हैं। शिक्षा यानी उन टीनेजर्स को या जो यूथ पॉपुलेशन है उसको शिक्षित करना है, उनको रोज़गार देना है, उनके कौशल का जो भी स्किल है उनके पास उसको ट्रेंड करना है और अच्छे से, ताकि उनको रोज़गार मिल सके इजीली। उद्यमिता, उद्योगों का विकास करना है। स्वास्थ्य और जीवन शैली यानी कि उनको एक स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, उनकी स्वस्थ जीवन शैली होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त खेल की ओर भी बढ़ावा दिया जाए जिससे वो फिज़िकली फिट हों। सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए जिससे उनका जो एक मोरल वैल्यूज़ है वो डेवलप हो सकें, ऐसी जो युवा जनसंख्या है उसमें। इसके अलावा सामूहिक सहभागिता यानी कि एक दूसरे के सहयोग से वो काम करें, ये भी चीज़ उनके अंदर डेवलप किया जाए। राजनीतिक और शासन में भागीदारी, शासन में उनकी क्या भागीदारी हो सकती है, क्या योगदान हो सकता है, उसके लिए भी वो जागरूक हों, किस तरीके से शासन चलाना है। युवा सहभागिता, जो भी युवा हैं विशेष करके जो यूथ पॉपुलेशन है उसकी सहभागिता ली जाए किसी भी रोज़गार को शुरू करने में, किसी इंडस्ट्री को शुरू करने में, शासन में। उसके अलावा समावेशन यानी कि अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप हो इन्हीं युवाओं के माध्यम से, क्योंकि बहुत क्रिएटिव माइंड होता है इस स्टेज में, तो क्रिएटिविटी ज़्यादा डेवलप हो सकती है किसी भी क्षेत्र को विकसित करने में। उसके अलावा सामाजिक न्याय यानी लोगों को न्याय दिलाने में भी युवाओं का योगदान हो। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय युवा नीति के ये 11 क्षेत्र थे प्राथमिकता वाले, जिनको प्रायोरिटी दे के और युवा नीति को सक्सेसफुल बनाना है ताकि वो अपने मुख्य लक्ष्य को, जो गोल है, वो पा सके और भारत को पूरे विश्व मंच पे एक उचित स्थान दिला सके। तो इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू।